तोशाखाना स्कैंडल की, जिसमें एक के बाद एक होश उड़ा देने वाले हकायक सामने आ रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने नायाब घड़ी के बाद हीरे की कीमती अंगूठियां भी लीं। एक अंगूठी 40,500 जबकि दूसरी सिर्फ 74,700 रुपए जमा कराने के बाद हासिल की। तोशाखाना से ली गई अंगूठियां इमरान खान के पास हैं या नहीं, सरकारी दस्तावेज में कुछ वाज़ेह नहीं है। इस पर सवालात उठने लगे हैं। इसकी मजीद तफसीलात जानने के लिए हमें ज्वाइन किया हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गिशकोरी साहब ने। जाहिद साहब, ये बताइए कि ये मामला क्या है? देखिए मोनिस और सबा, ये बहुत इम्पोर्टेंट इंकशाफ है। इमरान खान को एक गिफ्ट मिला था उस वक्त के सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से। मई के महीने 2019 में 2 अंगूठियां थी जिसपे गोल्ड और हीरे की ये बनी हुई थी। दोनों अंगूठियां इमरान खान ने खुद रिटेन की हैं। उस वक्त की काबीना डिवीज़न की जो कमेटी थी उसने कीमत डिटरमिन की थी 2 हीरे की अंगूठियों की 2,40,000 रुपये, सिर्फ 2,40,000 रुपये। उस पर एक अंगूठी 40,000 रुपये दे के इमरान खान ने अपने पास रखी है और दूसरी 1,15,000 रुपये। जो कमेटी के एक मेंबर थे, सीनियर ऑफिसर ग्रेड 21 के, उन्होंने वहाँ एतराज़ उठाया था जो हमें ज़राए का बताना है, और दस्तावेज़ात आपकी स्क्रीन पर ये नज़र आ रही होंगी जिस पे ये कीमत डिटरमिन की गई है। तोहफ़ों का बताया गया है। डायमंड और गोल्ड की जो 2 स्पेशल नायाब रिंग थी, इसकी कीमत डिटरमिन की गई है और रिटेन करने की पैसे भी बताए गए हैं। उन्होंने इतराज़ उठाया था कि ये डायमंड की 2 रिंग्स और जिसकी कीमत आप सिर्फ 2,40,000 रुपये लगा रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू इसकी कहीं ज़्यादा है, क्योंकि डायमंड की ये नायाब 2 अंगूठियाँ हैं वो रिटेन की गई थी सिर्फ 1,40,000 रुपया अदा करके। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये एक नया इंकशाफ है। जो इदारे तहकीकात कर रहे हैं उनको काबीना डिवीज़न ने मालूमात फराहम की हैं। 89 गिफ्ट जो कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ ममालिक से हासिल किए थे, ये उसका एक अहम दौरा था जो कि OIC की वो मीटिंग अटेंड करने गए थे एक ब्रदर इस्लामी मुल्क में। वहाँ पर इनको एक गिफ्ट बॉक्स मिला था जिसमें 6 बड़े नायाब गिफ्ट थे, जिसमें ये 2 हीरे की अंगूठियाँ भी शामिल थी। मजमूई तौर पर इसकी कीमत 5,40,000 जो वैल्यू मार्केट की डिटरमिन की गई थी। यही एक वजह है कि उस अफसर को साइडलाइन कर दिया गया था। उसके बाद उस ऑफिसर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट की गई थी, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन में उनके खिलाफ कुछ मिला नहीं था, वो दोबारा बहाल हो गए थे नौकरी पर। तो ये एक के बाद एक चीज़ है। उस घड़ी के बाद ये दूसरे बड़े हीरे के 2 गिफ्ट्स हैं। अभी जो तहकीकात कर रहे हैं इदारे या जो इन्वेस्टिगेशन के 2-3 ऑफिशियल्स हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई है बैकग्राउंड में, उनका ये बताना है कि गिफ्ट इमरान खान ने रिटेन कर लिए थे उस वक्त के वज़ीर आज़म ने, और 50% पे किए थे इसके अगेंस्ट जो कि डिटरमिन की गई थी कीमत। अभी ये मालूम नहीं तहकीकातकारों को कि क्या इमरान खान अपने पास रखे हुए हैं ये 2 हीरों के गिफ्ट या फिर इनको भी। अच्छा जाहिद, ये बताइएगा कि ये अंगूठियां अब कहाँ हैं और क्या ये फरोख्त तो नहीं की गई? जी जाहिद, ये वो इन्वेस्टिगेशन है, फोकस पॉइंट है। मैं भी एज ए रिपोर्टर इसकी तहकीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ये मार्केट में चली गई हैं? मैंने खुद कुछ प्राइवेट जो मार्केट के डीलर्स हैं खोज लगाने की कोशिश की है कि आखिर इनकी जो अहम तरीन अंगूठियाँ हैं जिन पे हीरा और गोल्ड हो और उसके मुख्तलिफ कैरेट का वो हो, ये अभी डिटरमिन करना बाकी है, अभी मालूम करना बाकी है कि क्या इस पे मालूम हो सकता है हमें, लेकिन अभी कोई मालूमात नहीं आई है इस पे हमें। बहुत शुक्रिया जाहिद गिशकोरी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको ये अहम खबर बता रहे हैं जहाँ पे एक के बाद एक इंकशाफ सामने आ रहा है, और हम बात कर रहे हैं तोशाखाना से जो चीज़ें ली गई हैं और उनको मार्केट में फ़रोख्त किया गया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कम कीमत देकर ली गई हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने नायाब घड़ी के बाद हीरे की कीमती अंगूठियाँ भी लीं। एक अंगूठी 40,500 जबकि दूसरी सिर्फ 74,700 रुपये जमा कराने के बाद हासिल की गई।
हाथ की लिखी रसीदों की तरदीद भी जल्द सामने आ जाएगी। सऊदी वली अहद से मिलने वाली नायाब घड़ी के खरीदार उमर फारूक की समा के प्रोग्राम दो टोक बात में गुफ्तगू। कहा कि ट्रांजैक्शंस की बोगस दस्तावेजात बनाई गई ताकि मामले को कवर किया जा सके। मुझ पर दबाव डालने के लिए केसेस बाद में बनाए गए। तो टाइम जो है इस्लामाबाद की कंपनी है जिसकी ये कच्ची हाथ की रसीदें लेके फिर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं एज एन एविडेंस कि ये अपना हमारी ट्रांजैक्शन की रसीदें जल्दी इंशाल्लाह आपको उसकी डिनाइल भी आ जाएगी सामने, तो आपको पता चल जाएगा ये सारा बोगस इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन बनाई है अपना सारा इसको कवर अप करने के लिए। ना ही इन्होंने आउट ऑफ टाइम को बेची है, ना इधर जो दूसरी दुकान है उसको बेची है। गाड़ी मैंने खरीदी है मेरे पास, तो जब इन्वेस्टिगेशन वाले पूछेंगे तो मैं अपनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग दिखा दूंगा। केसेस मेरे पे इसके बाद बने हैं और बने भी सिर्फ इसी वजह से कि मुझे इन्होंने प्रेशराइज करना था, मुझे कॉर्नर करना था और मुझे एक्सटॉर्ट करने के इन्होंने बहाने बनाए। और अब बात होगी वर्ल्ड कप की। फुटबॉल का वर्ल्ड कप आज शुरू हो रहा है। एक ट्रॉफी, 32 टीमें, फुटबॉल की दुनिया का हुक्मरान कौन होगा? मकबूल तरीन खेल के आलमी जंग, आलमी कप का रंगारंग मेला आज से कतर में शुरू होगा। इफ्तिताही मुकाबले में मेजबान कतर और एक्वाडोर की टीम्स मध्य मुकाबले आएंगी। आलमी मेले की इफ्तिताही तकरीब अल-बैत स्टेडियम में होगी। जनूबी कोरिया के ग्रुप BTS के ग्लूकार जंगकॉक और कतरी फनकार परफॉर्म करेंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म। कतर में फीफा वर्ल्ड कप के आलमी मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। मैच से कबल अल-बैत स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब सजाई जाएगी, जिसमें जनूबी कोरियन बैंड BTS के सिंगर जंगकॉक परफॉर्म करेंगे। कतर के फादल कुबैसी भी आवाज का जादू जगाएंगे। फनकार ऑफिशियल तराने पर भी परफॉर्म करेंगे। मुंतजिमीन के मुताबिक 30 मिनट का शो सरप्राइज से भरपूर होगा। कतर में होने वाला वर्ल्ड कप फुटबॉल की तारीख का महंगा तरीन वर्ल्ड कप है। छोटा सा अरब मुल्क आखिरी 12 साल में वर्ल्ड कप की तैयारियों पर तकरीबन 300 अरब डॉलर्स खर्च कर चुका है। 8 स्टेडियम्स और जदीद तरीन नया मेट्रो सिस्टम बनाया गया। शनी और मरकजी हवाई अड्डे को वसअत दी गई। 15 लाख फैंस के कयाम के लिए 100 नए होटल्स तामीर हुए। यस, मैंने तो गोल कर दिया। अब देखना यह है कि जब मैदान भरा होगा तो कौन सी टीम ज्यादा गोल करने में कामयाब होती है। वर्ल्ड कप में कुल 32 टीमों को 8 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। इन मैचेस का है सबको इंतजार। मेगा इवेंट में 20 नवंबर से 18 दिसंबर के दरमियान 64 मैचेस खेले जाएंगे। प्राइज मनी है $440 मिलियन, जबकि चैंपियन टीम के हिस्से में आएंगे $44 मिलियन। कतर वर्ल्ड कप में ग्रुप ऑफ डेथ का दर्जा ग्रुप ई को हासिल है, जिसमें जर्मनी, स्पेन, जापान, कोस्टा रिका शामिल है। जबकि ग्रुप बी में भी सख्त मुकाबलों की तवक्को की जा रही है, जिसमें इंग्लैंड, अमेरिका, वेल्स और ईरान की टीमें अगले राउंड में रसाई के लिए पंजा आजमाई करेंगी। वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज में 4 बड़े मैचेस शेड्यूल हैं, जिन पर सबकी नजरें होंगी। सबसे बड़ा मैच 28 नवंबर को साबिक आलमी चैंपियंस स्पेन और जर्मनी के दरमियान होगा। दूसरा बड़ा मैच इंग्लैंड और अमेरिका के दरमियान 26 नवंबर को होगा, जो फुटबॉल के मैदान में हरीफ समझे जाते हैं। इंग्लैंड की टीम कभी भी अमेरिका को वर्ल्ड कप में नहीं हरा सकी। जबकि तीसरा बड़ा मैच, जो सियासी हालात की वजह से काफी अहम समझा जा रहा है, वो 30 नवंबर को अमेरिका और ईरान के दरमियान होगा। 2 दिसंबर को गाना और यूरुग्वे के दरमियान मैच पर भी सबकी नजरें होंगी। 2010 में होने वाला मैच सुआरेज की तरफ से हाथ से गोल रोकने की वजह से शह सुर्खियों में रहा था। यह आलमी कप 35 साला लियोनेल मेसी और 37 साला क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आखिरी मार्का होगा। अब सवाल ये है, 2 अजीम खिलाड़ियों में से कौन इसे अपने लिए यादगार बना सकेगा। फुटबॉल के आलमी कप में मुसलसल तीसरी बार पाकिस्तान के शहर सियालकोट में तैयार की गई फुटबॉल इस्तेमाल होगी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद अहमद। वर्ल्ड कप कतर में, मगर फुटबॉल है पाकिस्तान की। सियालकोट में तैयार होने वाली फुटबॉल अल रहला आलमी कप में इस्तेमाल होगी।
कतरी सकाफत के रंगों से रंगी ऑफिशियल बॉल सियालकोट की फैक्ट्री में तैयार की गई है। इसमें पहली बार रिसाइकलिंग और वाटर बेस्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। अल रहला का मायने है सफर। फीफा वर्ल्ड कप के लिए बनाई गई ये ऑफिशियल बॉल 20 पैनल्स पर मुश्तमिल है। ये मुसलसल तीसरा मौका है जब वर्ल्ड कप मुकाबले पाकिस्तान में तैयार होने वाली फुटबॉल से खेले जाएंगे। आलमी इवेंट में पाकिस्तान की टीम तो शामिल नहीं है, मगर अल रहला कतर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगी। कैमरामैन एजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। फुटबॉल के आलमी कप का बुखार सर चढ़कर बोल रहा है। मलीर का इलाका मनपसंद टीमों के रंग में रंग गया। शाहिद बलोच की रिपोर्ट देख। फीफा वर्ल्ड कप का बुखार दुनिया भर की तरह कराची के फुटबॉल फैंस पर भी सर चढ़ कर बोल रहा है। मलीर ओल्ड थाना में फुटबॉल के दीवानों ने अपने इलाके को ही कतर बना दिया है और इलाके को अपनी पसंदीदा टीमों के झंडों और खिलाड़ियों की तस्वीरों से सजाया है। कोई अर्जेंटाइन के गुण गा रहा है तो किसी को ब्राजील और जर्मनी की फतह का यकीन है। ब्राजील का फैन हूँ और उसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। हम लोग सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप खेल चुके हैं दुनिया में, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीते भी ब्राज़ील ने हैं और इस दफ़ा भी उम्मीद करते हैं कि वी विल ब्रिंग द वर्ल्ड कप होम इंशाल्लाह। मेसी की वजह से अर्जेंटीना को सपोर्ट करता हूँ। अभी तो हमारे पास तकरीबन अर्जेंटीना में 2 और प्लेयर हैं माशाल्लाह, डिमारिया, मार्टिनेज, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। हर कोई अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा है। मैं अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ। जर्मनी को इंशाल्लाह यही वर्ल्ड कप जीत लेगा, ये हमारी तरफ से उसको दुआ है। नन्हे फुटबॉलर्स ने भी रौनक लगा रखी है और अपनी टीमों की सपोर्ट में नारे लगा रहे हैं और रैलियां भी निकाल रहे हैं। मेरा बेस्ट प्लेयर नेमार है। इंशाल्लाह ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप जीतेगा। इंशाल्लाह पुर्तगाल रोनाल्डो वर्ल्ड कप जीतेगा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई फुटबॉल फीवर में मुब्तला है और सबसे ज्यादा पुरजोश ब्राजील और अर्जेंटाइन के मद्दा हैं, जो 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक जारी रहने वाले फीफा वर्ल्ड कप में अपनी टीमों को ट्रॉफी का फातेह देखना चाहते हैं। शाहिद बलोच, समा, कराची। वर्ल्ड कप। और अब सियासी मंजरनामे से खबर देंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि इमरान खान जमहूरियत के साथ खतरनाक खेल खेलना बंद करें। इमरान खान के खिलाफ जमहूरी तरीके से अदम एतमाद लाई गई तो उन्होंने मार्शल लॉ की धमकी दी। अब आर्मी चीफ की तैनाती को भी मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। अहम तकर्री पर अगर कोई गड़बड़ की गई तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। जो खान साहब इस वक्त कर रहे हैं, खान साहब को और इन सारे कुव्वतों को पैगाम भेजना, ये खेल खेलना अभी बात, ये पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए बहुत ही खतरनाक है। अगर आपका मकसद मार्शल लॉ या फौरन इंतखाबात आज भी नहीं है तो आपने पिंडी क्यों चुना है? पिंडी क्यों चुना है? खान साहब के इस वक्त मतलब है आईनी प्रोसेस को मुतनाज़ा किया जाए, इस पे सियासत खेला जाए। मेरा खान साहब से मुतालबा है कि आप इस प्रोसेस को मुकम्मल करने खान साहब की गलतफहमी है कि ये अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा तो उसका ज़ात तो कोई सियासी फायदा हो। खान साहब ताहया एक्सटेंशन दे रहा, वो इस लेवल तक गिरा हुआ, एक्सटेंशन को रिजेक्ट किया। अगर सदर आरिफ अलवी से गड़बड़ करने की कोशिश की, नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। मजबूर ना किया जाए कि हमें ऐसे कोई कदम बताना पड़े जो हम नहीं अपनाना चाहते। इस वक्त आपको बराह रास्त ले चलते हैं। सईद गनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसको इतना इसने ज़ेर बहस बनाया, इतना मुतनाज़ा बनाया है कि दुनिया भर में मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये पाकिस्तान में जमहूरियत पसंद सियासी जमातें कर क्या रही हैं। ये जो एक रवायत इमरान खान डाल रहा है कि सियासी जमातें दबाव डालें कोई भी हुकूमत हो उसके ऊपर, और इसलिए कि आर्मी चीफ की तैनाती हर 3 बरस बाद होनी है और कोई भी जमात जिसके पास ये ताकत हो कि वो 10, 15, 20 हज़ार बंदे इकट्ठे कर सकती है,
वो कहे जी मैं तो जाके पिंडी में मैंने बैठना है और फलां आदमी को जो है आप जो है आर्मी चीफ लगाएं। इससे किसी भी तरह से ना इस मुल्क की खिदमत हो रही है, ना ही हमारे इदारों की जो है वो खिदमत हो रही है। इससे इदारों को नुकसान हो रहा है, हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है और जमहूरियत का दुनिया भर में तमाशा बन रहा है। इमरान खान इस बात पे बिल्कुल उसने अपना माइंड बनाया हुआ है, उसको यकीन हो गया है कि वो इक़्तिदार में किसी मैनिपुलेशन के बगैर आ ही नहीं सकता। जब तक उसे इस्टेब्लिशमेंट का जो गैर आइनी किरदार है कि वो इंतखाबात में धांधली करवाएं, वो इसको जितवाएं, फिर इसको हुकूमत में बिठाएं, फिर उसके बाद इसकी नेपियां बदलें, इसके छोटे छोटे काम करें, असम्बलियों का कोरम पूरा कराएं, इसका बजट पास कराएं, सेनेट में इसके लोगों को टिकट जो वोट हैं वो पढ़वाएं, वो सारे काम वो करते रहें तो अभी इमरान खान किसी तरह हुकूमत में आ सकता है और चल सकता है। लेकिन अगर किसी मौके पर फ़ौज ने, इस्टेब्लिशमेंट ने ये इज़हार कर लिया अपना खुल के और ये तय कर लिया कि हमने गैर आइनी, गैर कानूनी काम नहीं करना, हमें अपने आइनी दायरे के अंदर रहकर अपना किरदार अदा करना है, जो बड़ी खुशाइन बात है, तो इमरान खान की नींदें आराम हो गई हैं और इमरान खान की ज़िंदगी अज़ाब बन गई है कि अब मेरा होगा क्या। और अगर ये जो कहता है कि मैं मकबूल तरीन जमात का सरबराह हूँ, तो भाई मकबूल तरीन जमात का सरबराह हो तो इलेक्शन जब होगा इलेक्शन लड़ना और मकबूल तरीन जमात तुम्हें जितवा देगी, तुम जीत कर आ जाओगे, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करना। जो इख्तियार आज शहबाज शरीफ के पास है वो इख्तियार तुम्हारे पास आ जाएगा, फिर तुम सारे फ़ैसले करना। लेकिन ये मैसेज भिजवाना और ये बिल्कुल कन्विंस है इस बात पर कि जब तक मेरी मर्ज़ी का आर्मी चीफ और फिर उसके थ्रू DGISI, फिर उसके थ्रू कोई और, फिर उसके थ्रू कोई और, सारी चीज़ें लगवा के अपने सारे सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाल के उनकी ज़िंदगियां तंग करके, मीडिया की ज़बानों पर ताले लगाकर, मीडिया में जो लोग सच बोलते हैं उनको नौकरियों से निकलवा कर, जजेस जो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस डलवा कर, इस तरह से मैं सबको अपने कंट्रोल में लेकर आऊँ और अपनी हुकूमत चलाऊँ और इस हुकूमत में मुल्क के ऊपर बैठ के राज करूँ। ये जो इमरान खान का 10 साला मंसूबा तहस-नहस हुआ है, इस मंसूबे के ख़राबी ने इमरान खान का जो ज़हनी तवाज़ुन है उसको बिगाड़ दिया है। मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि इमरान खान ज़हनी तौर पर एक मफलूज आदमी है और उसकी कोई समझ में नहीं आती बात। उसके साथ जो लोग खड़े हैं वो सारे परेशान हैं कि ये किस पागल के पीछे हम चल पड़े और पता नहीं कहाँ में जाकर ये गिराएगा, किसी खाई में जाकर हमें सब अपने साथ गिराएगा। मैं ये समझता हूँ कि वो इदारे भी, ख़ास तौर पर अदालतें, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और मीडिया के दोस्त भी, जिनको ये धमकियाँ देता है, जिनके ख़िलाफ़ ये झूठे इल्ज़ामात लगाता है, वो कम से कम इसको सवाल तो करो, इससे कोई इसको डेफेमेशन के नोटिस भेजे, कोई इससे पूछे तो सही कि ये आज़ादी तुम्हें क्या मिली हुई है कि जब तुम्हारी मर्ज़ी में आता है जिसकी तुम चाहते हो पगड़ी उछाल देते हो, जिसके मर्ज़ी आती है तुम ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हो और कुछ नहीं पता इस आदमी को। कभी कहता है कि जी वो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, तुम्हें लॉ के कख नहीं पता। कहता है आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, आइन का तुम्हें कख नहीं पता। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता, जमहूरियत का तुम्हें कख नहीं पता और बातें तुम बैठ के ऐसी करते हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ दबाव में लाकर, ब्लैकमेल कर कर अपने छोटे छोटे मज़मूम सियासी मकासद को हासिल करना चाहता है। और ये कितनी अफसोस की बात है कि आज जब हम इस मुल्क में बैठकर जो भी बात कर रहे हैं, अगर कोई एक पेज पर है तो इमरान खान है और भारत का मीडिया है, सेम पेज पर है। जो इमरान खान कह रहा है वहाँ मोदी जो है वो खुशी से नाच रहा है, वो पता नहीं बंगले डाल रहा होगा। वहाँ उनके जो रिटायर्ड फौजी हैं उनकी वीडियोस आप भी देखते हैं, क्या वो कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी भारत ने अरबों रुपए खर्च करके, साला साल कोशिशें करके वो कुछ हासिल नहीं किया जो इमरान खान ने पिछले 6-7 महीनों में उनको वो मौके फराहम कर दिए हैं। ये कोई भी शख्स, देखिए मैं एक पार्टी का वर्कर हूँ, मैं अपनी पार्टी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता हूँ। कई चीज़ें मैं ऐसी नहीं करता जिससे मेरी पार्टी के वक़ार को, उसको नुकसान पहुँचे। मैं कोशिश करता हूँ कि ना हो। लेकिन
अगर मेरे मुल्क की कई बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपको दिखाया। वेलकम बैक। बदलते मौसम से मुतासिर होने वाले ममालिक की मदद करेंगे। 200 मुल्कों ने फंड्स लॉन्च करने का तारीख साज माहिदा कर लिया। मिस्र शर्म एल शेख COP 27 इजलास में बड़ा फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इक़दाम का खैर मकदम करते हुए शहरी रहमान और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। बदलता मौसम जिन मुल्कों में तबाही लाया, उनकी मदद करेंगे। फंड्स लॉन्च कर रहे हैं। मिस्र शर्म एल शेख COP 27 में 200 मुल्कों ने लैंडमार्क मुआहिदा कर लिया। I thank our hosts, the Egyptian government and COP27 President Samir Shoukry for their hospitality. सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने COP 27 मुआहिदे का खैर मकदम किया। कहा कि ये एक अहम कदम है, ताहम अभी बहुत कुछ करना बाकी है। We can and must win this battle for our lives. वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने COP 27 एग्रीमेंट पर खुशी का इजहार किया। ट्वीट पैगाम में लिखते हैं, ये क्लाइमेट जस्टिस की जानिब पहला अहम कदम है। ट्रांजिशन कमेटी पर मुनहसर है कि किस तरह इस तारीख साज काम को अंजाम देती है। शहरी रहमान और उनकी टीम को सराहता हूँ कि जिनकी कोशिशें रंग ले आईं। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने COP 27 के इजलास से खिताब में मुतासरा मुल्कों के लिए फंड्स कायम करने पर शुक्रिया अदा किया। Thank you for this opportunity, Mr. President. You promised us an implementation COP and you delivered an implementation COP. So our congratulations to you and to all of us. शहरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान को मौसमी तब्दीली की वजह से बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। UN सेक्रेटरी जनरल ने सैलाबी सूरत हाल पर फौरी तवज्जो दी, जिस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। मुमताज़ आलिम दीन और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मोहम्मद रफ़ी उस्मानी को दारुल उलूम कराची कोरंगी में वाक़ कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में मौलाना फजल रहमान, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, रहनुमा पाक सर ज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा और अकाबिर के अलावा अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती रफ़ी उस्मानी का सफ़र आखिरत। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान रफ़ी उस्मानी की नमाज जनाजा कराची दारुल उलूम कोरंगी में अदा की गई। नमाज जनाजे में मौलाना फजलुर रहमान, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल, हाफिज नईमुर रहमान और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम समेत असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजे के बाद मरहूम को दारुल उलूम कोरंगी से मुत्तसिल कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। रफ़ी उस्मानी साहब बहुत बड़े आलिम दीन थे, बहुत बड़े मुदब्बिर थे और बहुत बड़े मोहतमिम थे। वो दीन के हवाले से भी, उम्मत मुस्लिमा के हवाले से भी बड़ा दर्द रखते थे और उनकी खिदमात को इंशाअल्लाह याद भी रखा जाएगा और उनके लिए सदका जारिया भी बनेंगी। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी तकसीम हिंद से पहले हिंदुस्तान के कस्बे दियोबंद में 21 जुलाई 1936 को पैदा हुए। वो जामे दारुल उलूम कराची के सदर थे। वफाकुल मदारिस अल अरबिया के सरपरस्ते आला का ओहदा भी उन्हीं के पास था। मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी ने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद मुफ्ती आज़म देवबंद मोहम्मद शफी देवबंदी से हासिल की। मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी का शुमार पाकिस्तान के सरकर्दा उलमा में होता था। उन्होंने 12 किताबें लिखी, जिनमें दरस मुस्लिम, 2 कौमी नजरिया, नवादिरुल फ़िक़्ह नुमाया हैं। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी तवील अलालत के बाद कराची में जुमे की शब 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। कैमरामैन रिपोर्टर ज़ीशान मुग़ल के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। और अब चंद आलमी खबरों पर एक नजर। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के खरसोन से चले जाने के बाद कई शहरों में तवानाई की फराहमी मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से इलाकों में बिजली की सप्लाई बहाल कर दी है। मलेशिया में आम इंतखाबात, इब्तिदाई नताइज में अनवार इब्राहिम फातेह करार पाए। इस्लामी अलायंस ने बड़े इत्तेहादियों को सादा अक्सरियत हासिल नहीं करने दी। महातीर मोहम्मद पहली बार मुकम्मल शिकस्त खा गए। ये लोगों की आवाज है, पोल में अवामी राय यही है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बहाल कर रहे हैं।
ट्विटर के मालिक एलोन मस्क ने ट्वीट कर दिया। और अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में नई मॉडल की गाड़ियों का मेला लग गया। बिजली से चलने वाली कारें तवज्जो का मरकज रहीं।